केजरीवाल पर भाजपा का बड़ा आरोप। कोविड-19 से मौत के आंकड़े छिपा रही दिल्ली सरकार। जी हां, कोरोना वायरस के कहर से जूझती दिल्ली सरकार पर भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली नगर पालिका के वरिष्ठ नेताओं ने बड़ा आरोप लगाया है। इन नेताओं ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार द्वारा घोषित किए जा रहे कोविड-19 के मौत के आंकड़ों और शमशान कब्रगाहों से मिली संख्या में भारी अंतर है। हालांकि इस आरोप को लेकर दिल्ली सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इससे पहले भी कहा गया था कि अस्पतालों द्वारा दी जा रही कोरोना वायरस से होने वाली मौतों की संख्या और सरकार के हेल्थ बुलेटिन के बीच में काफ़ी अंतर है। सीएम योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला मुंबई में गिरफ्तार। जी हां, आतंक विरोधी दस्ते ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले 25 वर्षीय युवक को मुंबई में गिरफ्तार कर लिया। एक पुलिस अधिकारी के अनुसार शख्स को काला चौकी इकाई ने गिरफ्तार किया है। धमकी देने वाला चूना भट्टी इलाके में रहने वाला है और उसका नाम कमरान खान बताया जा रहा है। अधिकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश पुलिस के सोशल मीडिया हेल्प डेस्क को शुक्रवार सुबह एक फ़ोन कॉल आया था, जिसमें फ़ोन करने वाले ने बम विस्फोट में आदित्यनाथ की हत्या करने की धमकी दी थी। दिल्ली में शराब पर लगे कोरोना टैक्स ने भरी सरकार की तिजोरी। 110 करोड़ रुपए से ज़्यादा की हुई कमाई। जी हां, सरकार ने लॉकडाउन के चलते मंद पड़ी अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए जो तरकीब निकाला था वो निशाने पर जा लगा। दरअसल लॉकडाउन में जब सरकारी रेवेन्यू खत्म होने लगा तो बेहद रिस्क के साथ सरकारी शराब के ठेके खोल दिए गए। इसके साथ ही दिल्ली में तो इस पर विशेष कोरोना टैक्स भी लगाया गया था। अब जानकारी मिल रही है कि इस शुल्क लगाने के सिर्फ 15 दिन के अंदर ही दिल्ली सरकार को 110 करोड़ से अधिक की कमाई हुई है। कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला। इन 6 राज्यों से आने वाले लोगों के लिए 7 दिन का क्वारंटाइन जरूरी। जी हां, कर्नाटक सरकार के नए आदेश के अनुसार कोरोना संक्रमित राज्यों से आने वाले लोगों को अब 14 दिन की बजाय 7 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रहना होगा, जबकि अन्य राज्यों से आने वाले लोगों को 14 दिन होम क्वारंटाइन में रहने की छूट दी गई है। आपको बता दें कि कर्नाटक सरकार का यह फैसला घरेलू उड़ान शुरू होने से पहले आया है। जी हां, आपको बता दें कि देश में 25 मई से घरेलू विमान सेवा शुरू होने जा रही है। ऐसे में सभी राज्यों में यात्रियों की संख्या बढ़ेगी। राज्य के पुलिस महानिदेशक प्रवीण सूद ने ट्वीट किया, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, दिल्ली और मध्य प्रदेश से आने वाली घरेलू उड़ान के यात्री 7 दिवसीय इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन से गुजरेंगे। ओवैसी ने की केंद्र सरकार की आलोचना, राहत पैकेजों को बताया अपर्याप्त। जी हां, एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने चक्रवात अम्फान से होने वाले नुकसान से निपटने को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित राहत पैकेजों को ओवैसी ने अपर्याप्त बताया है। ओवैसी ने कहा कि केंद्र सरकार को चक्रवात से प्रभावित लोगों के लिए पूर्ण राहत और पुनर्वास के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस चक्रवात में कई लोगों की जान चली गई है और बड़ी संख्या में घरों को नुकसान हुआ है। प्रधानमंत्री ने राज्यों को दौरा किया और पश्चिम बंगाल के लिए 1000 करोड़ रुपए और उड़ीसा के लिए 500 करोड़ रुपए की राहत निधि की घोषणा की है। भारत सरकार को प्रभावितों को पूरी राहत और पुनर्वास के लिए काम करना चाहिए। ठाणे में कोविड-19 संक्रमण के 309 नए मामले, कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5387 हुई। जी हां, ठाणे में शनिवार को कोविड-19 संक्रमण के 309 नए मामले सामने आए हैं, जिसके साथ यहां संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5387 हो गई। जिला प्रशासन ने बताया कि नए मामलों में 1 से 12 वर्ष के कम से कम 12 बच्चे हैं। प्रशासन ने एक विज्ञप्ति में कहा कि नए मामलों में 134 ठाणे शहर से और 76 नवी मुंबई से आए हैं। आंध्र प्रदेश में 66 नए मामले सामने आए। संक्रमितों की संख्या 2780 हुई। जी हां, आंध्र प्रदेश में कोविड-19 के 66 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 2780 हो गई। स्वास्थ्य विभाग ने रविवार को यह जानकारी दी। वायरस के चलते किसी की मौत नहीं हुई है और राज्य में मृतक संख्या अब भी 56 ही है। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन में कहा गया कि रविवार सुबह 9 बजे तक समाप्त हो रही 24 घंटे की अवधि में सामने आए नए मामलों में से 5 मामले चेन्नई के कोयम्बटूर बाजार से जुड़े हुए हैं। योगी सरकार ने 26 मई से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोलने के लिए दिए आदेश।
शर्तें लागू। जी हां, जिला प्रशासन ने राजधानी लखनऊ में 26 मई से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दे दी है। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने शनिवार को एक बयान में बताया कि रेड जोन में पड़ने वाले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। इन परिसरों में सेंट्रलाइज्ड एसी चलाने की अनुमति नहीं होगी। कॉम्प्लेक्स सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे। शारीरिक दूरी का कड़ाई से पालन किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जिलाधिकारी ने बताया कि 65 साल से अधिक उम्र के लोगों, 10 साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं को शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। हर परिसर के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनर और सैनिटाइजरों की उपलब्धता अनिवार्य होगी। उन्होंने कहा कि हर दुकान के स्टाफ के लिए दस्ताने और मास्क पहनना अनिवार्य होगा। कांग्रेस और भाजपा के साथ मिलकर बसपा नहीं लड़ेगी कोई चुनाव, मायावती। जी हां, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने प्रवासी कामगारों के पलायन और उनकी दुर्दशा को लेकर एक बार फिर कांग्रेस को सबसे ज़्यादा जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने रविवार को कहा कि भाजपा सरकार भी कांग्रेस के पदचिन्हों पर चल रही है। कांग्रेस पर झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए मायावती ने कहा कि उनकी पार्टी कांग्रेस और भाजपा के साथ मिलकर कोई भी चुनाव नहीं लड़ने वाली है। क्वारंटाइन सेंटर में मोबाइल बैन लगने पर बोले अखिलेश, अस्पतालों की दुर्दशा छिपाने के लिए लगाई पाबंदी। जी हां, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आज क्वारंटीन सेंटरों में मोबाइल फ़ोन पर बैन लगाने का आदेश जारी कर दिया गया है। इस पर सपा अध्यक्ष और राज्य के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश ने कहा कि ये पाबंदियां इसलिए हैं ताकि अस्पतालों की दुर्दशा का सच जनता तक न पहुंचे। जी हां, अखिलेश ने ट्वीट कर कहा कि अगर मोबाइल से संक्रमण फैलता है तो पृथक वार्ड के साथ साथ पूरे देश में इसे प्रतिबंधित कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मोबाइल ही तो अकेलेपन में मानसिक सहारा बनता है। वास्तव में अस्पतालों की दुर्व्यवस्था एवं दुर्दशा का सच जनता तक न पहुंचे, इसलिए यह पाबंदी लगाई गई है। जरूरत मोबाइल की पाबंदी की नहीं, बल्कि अस्पतालों को संक्रमण मुक्त। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रवासी श्रमिकों ने लूटे स्नैक्स और पानी के बोतल। जी हां, श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के यात्रियों के बीच वितरण के लिए रखी स्नैक्स और पानी के बोतलों को पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रवासी श्रमिकों ने लूट लिया। आधिकारिक सूत्रों ने रविवार को इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि प्रवासी कामगारों का एक समूह पंजाब के अमृतसर से बिहार के गया के लिए निकला था। उत्तर रेलवे के अधिकारियों के अनुसार घटना शुक्रवार शाम करीब 5:30 बजे हुई। अधिकारी ने कहा कि IRCTC कर्मचारी द्वारा ट्रेन के यात्रियों के लिए रखे जा रहे स्नैक्स के 4 डिब्बों को समूह ने लूट लिया। प्रवासी ने चिप्स और बिस्कुट के कई पैकेटों और पानी की बोतलों को उठाया और मौके से तुरंत निकल गए। व्हाट्सएप ने आसानी से कॉन्टैक्ट शेयरिंग के लिए जोड़ा QR कोड। जी हां, व्हाट्सएप एक नए फीचर पर काम कर रहा है जिससे यूजर्स के लिए QR कोड को स्कैन करके उनकी सूची में संपर्क जोड़ना आसान हो जाएगा। व्हाट्सएप बीटा को ट्रैक करने वाली एक फैन वेबसाइट WBetelInfo की एक रिपोर्ट के अनुसार QR कोड स्कैनिंग को सबसे पहले iOS बीटा में पेश किया गया था और अब ऐप को एंड्रॉयड बीटा के लिए तैयार किया जा रहा है। कोविड-19 संकट पर महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे और शरद पवार की बैठक। केंद्र से लोकल ट्रेनों को शुरू कराने की मांग। जी हां, पूरा देश इन दिनों कोरोना वायरस की चपेट में है। इस महामारी के कारण 25 मार्च से देश में लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन के कारण एक और जहां पूरी अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, वहीं दूसरी ओर कई सारी चीज़ों पर पाबंदियां भी जारी है। महाराष्ट्र में कोविड-19 को लेकर सबसे ज़्यादा स्थिति खराब है। इसी कड़ी में कोरोना संकट को लेकर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बीच बैठक हुई। दोनों नेताओं ने केंद्र से महाराष्ट्र में जरूरी सेवाओं के लिए लोकल ट्रेन फिर से शुरू कराने की मांग की है। महाराष्ट्र में 15 जून से दोबारा खुल सकते हैं स्कूलें, शिफ्ट में क्लासेस चलाने की योजना। जी हां, पूरा देश कोरोना वायरस की चपेट में है। आलम यह है कि लॉकडाउन के बावजूद देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। वहीं लॉकडाउन पार्ट 4 में सरकार ने कई चीज़ों में ढील दी है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र सरकार अब स्कूलों को खोलने की योजना बना रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आगामी 15 जून से राज्य में स्कूलें खुल सकती हैं। इस दौरान क्लासेस को शिफ्ट में चलाने की योजना बनाई जा रही है।